चलिए अब आपको हम बताते हैं मियोसिस 2। अच्छा बताइए मियोसिस 2 में एंटर कौन करेगा। अच्छा एक मिनट ध्यान रखिएगा, अभी पिछले बारे में हम लास्ट में मियोसिस 2 के डॉटर सेल में गलती से 2C लिख दिए थे, 2C नहीं था, C था। अभी मैं बताऊंगा, अभी आप समझ जाओगे। अच्छा बताओ मियोसिस 2 में एंटर कौन करेगा। डॉटर सेल ऑफ मियोसिस 1 एंटर करेगा, तो आप इसके बारे में क्या लिखोगे, दिस वन इज द डॉटर सेल ऑफ मियोसिस 1। डॉटर सेल ऑफ मियोसिस 1 है, ये भी डॉटर सेल ऑफ मियोसिस 1 है, क्योंकि दो डॉटर सेल बने थे, डॉटर सेल ऑफ मियोसिस 1। चलो बताओ डॉटर सेल ऑफ मियोसिस 1 के पास क्या आया था, अभी क्या आया था यहाँ पे, यहाँ आया था आपको 2n, सॉरी सॉरी सॉरी, n इज इक्वल टू 23 और 2C अमाउंट ऑफ डीएनए आया था। क्लियर, यहाँ पे भी n इज इक्वल टू 23 आया था और 2C अमाउंट ऑफ डीएनए आया था। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, हाथ खड़ा कर दो। दिक्कत हो तो नहीं है। अच्छा यहाँ क्या था, क्रोमेटिन क्लस्टर था, ये देखिए क्रोमेटिन क्लस्टर्स ऐसे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह सब कुछ था बना हुआ, आपको पता है, ठीक है, सब कुछ था। ये साइटोप्लाज्म था, ओके, ये साइटोप्लाज्म है और अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, और दोनों ही सेल में यही कहानी, ये अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है और बाहर साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ था, सेल डिवाइड करके बनाया भाई, सेल ऑर्गेनेली वगैरह भी सब कुछ था, ठीक है। अब वही सेल जा रहा है जीवन में। जीवन में यहाँ क्या होने वाला है, वही काम जो हर जीवन में होता है, कंटेंट डबल होगा, ये सब लेंथ फन जो भी होना है, ठीक है। ये देखिए क्रोमेटिन जैसे था क्रोमेटिन ही रहेगा, क्रोमेटिन तो जैसे था वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आना है जीवन में। ये देखिए क्रोमेटिन जैसा था वैसे ही है। अच्छा साइटोप्लाज्म का कंटेंट डबल हो रहा होगा, सेल का साइज थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा दीजिएगा आप नोट्स में। साइटोप्लाज्म का साइज कंटेंट जो है डबल हो रहा होगा, सेल ऑर्गेनली डबल हो रहा होगा, ठीक है, ये सब जीवन में हो रहा होगा। अब यहाँ एस फेज नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट। अच्छा बताइए अभी जीवन के दौरान क्या हो जाता है, इसको बीच बीच में यार, कर्सर दिख रहा है, आ गया। तो कभी कभी ये हो जाता है। हाँ तो मैं क्या कर रहा था कि जीवन के दौरान अभी कोई चेंजेस नहीं हुए जेनेटिक मटेरियल को लेकर, केवल साइटोप्लाज्मिक इंक्रीमेंट हुआ है। तो n इक्वल टू 20, मैं नीचे लिखता हूँ ज्यादा सही रहेगा, यहाँ पे n इज इक्वल टू 23 और 2C अमाउंट ऑफ डीएनए, कोई चेंजेस हुआ नहीं है ना, कोई चेंजेस कहाँ हुआ है। यहाँ पे भी क्या लिखूंगा, n इज इक्वल टू 23 और 2C अमाउंट ऑफ डीएनए। केवल क्या हुआ जीवन में, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीमेंट, एस फेस तो है नहीं, ध्यान रहे, एस फेस है नहीं, तो डीएनए का अमाउंट तो चेंज नहीं होगा। तो G2 में आप डीएनए का अमाउंट 2C ही बताओगे, बोलो। और G2 में क्या होना है, केवल ट्यूबुलिन प्रोटीन बनना है, तो कोई चेंजेस नहीं बताओगे क्रोमोसोम के नंबर में। 23 आया है, कैसे आया, मियोसिस 1 में समझाए, 23 आया, कैसे आया, वो सेग्रीगेशन हुआ था ना होमोलोगस क्रोमोसोम का, ऐसे आया था 23। तो फिर G2 में क्या हुआ, G2 में सुनना क्या हुआ, पहले एक सेंट्रियोल हुआ करता था, जीवन तक एक सेंट्रियोल हुआ करता था। लेकिन एक बार बताओ यार, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन तो जरूरी है ना यार, अगर आगे खींचातानी करना है, करेंगे एनाफेज में, तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन तो जरूरी है ना। बताओ नॉर्मली सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ होता है, एसफेज, एसफेज तो यहाँ है नहीं यार, ये तो इंटरकाइनेसिस है ना, एसफेज तो यहाँ है नहीं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात यही है कि G2 में सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, G2 में सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता हुआ दिखा दूं, 1 से 2 दिखा देता हूँ सेंट्रियोल, चलेगा। ये लो सेंट्रियोल दोनों ही सेल में सेंट्रियोल क्या हो गए, डुप्लीकेट हो गए। साइटोप्लाज्म थोड़ा सा यहाँ पे भी बढ़ा होगा, बाकी मेनली जीवन में ही बढ़ता है, वो मैंने बता ही रखा है, साइटोप्लाज्म का मेनली ग्रोथ जीवन। तो यहाँ क्या हो रहा होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये यहाँ क्या हो रहा होगा, बस ट्यूबुलिन प्रोटीन बना होगा, क्रोमेटिन का क्रोमेटिन ही है, ये देखिए क्रोमेटिन का क्रोमेटिन ही है, इस तरीके से गुच्छा क्रोमेटिन क्लस्टर। तो यहाँ केवल ट्यूबुलिन प्रोटीन बना है और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ है, ये बात इंपॉर्टेंट है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ है, ट्यूबुलिन प्रोटीन बना है, ये तो अंडरस्टूड है। अब आते हैं प्रोफेज 2 पे, और प्रोफेज 2 में आपको पता है कि सेंट्रियोल जो है, अब यहाँ पे वो सब नहीं, पेकाटिन जाएगा ये नहीं, मेटाफेज की तरह बहुत ज्यादा बोलोगे तो अर्ली और लेट, मैं तो डायरेक्ट प्रोफेज लिख रहा हूँ,
तो आप यहाँ पे क्या करोगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को टूटता हुआ दिखाओगे, यस और नो? सारे सब कुछ टूट रहे होंगे, मैं डायग्राम कॉम्प्लेक्स नहीं किया इसलिए ऐसा मैं दिखा रहा हूँ सिंपल में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटता हुआ दिखाओगे, ये टूटता हुआ दिख रहा है आपको, और उसके अंदर कंटेंट क्या हो रहा होगा, डबल क्रोमेटिड स्टेज में आने की कोशिश कर रहा होगा, राइट राइट। लेकिन लेकिन लाल वाला एक ही को क्रोमोसोम दिखेगा, बोलो क्यों, बोलो क्यों? क्योंकि एक जोरा का एक मेंबर तो इधर आ चुका है भैया, बोलो। ब्लू वाला भी एक ही दिखेगा इसमें, और ये दोनों आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है, ये दोनों आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है, होमोलोगस क्रोमोसोम का तो सेपरेशन हो गया ना फेज 1 में ही, तो डबल क्रोमेटिड स्टेज में दिखेगा, काइनेटोकोर अभी मत दिखाना। स्पिंडल फाइबर अपोजिट पोल पे जाते हुए दिखेंगे, बोलो। स्पिंडल फाइबर अपोजिट पोल पे जाते हुए दिखेंगे, बोलो। बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूबुल, अरे बोलो, बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूबुल, कंटिन्यूअस माइक्रोट्यूबुल अपोजिट पोल पे जाते हुए दिखेंगे। न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता हुआ दिखेगा, बोलो। लेवलिंग कर लेना खुद से, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता हुआ दिखेगा। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म अब मिक्स होते दिख जाएंगे, अरे बोलो। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म मिक्स होते दिख जाएंगे, ये देखो, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म मिक्स हो गए, ये देखो। ये क्या था, ये था कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। ये सीन चल रहा है प्रोफेज 2 में, और यहाँ पर क्या क्रोमोसोम के नंबर या डीएनए के अमाउंट से कोई छेड़छाड़ हुआ है? नहीं हुआ है, केवल कंडेंसेशन चला है। तो n इक्वल्स टू 23 और 2c अमाउंट ऑफ डीएनए, n इक्वल्स टू 23 और 2c अमाउंट ऑफ डीएनए। अब आते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या सीन दिखेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली गायब, स्पिंडल फाइबर अपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं हर सेल में, और यहाँ स्पिंडल फाइबर ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ सेंट्रल का डुप्लीकेशन मेसिस 2 में एस फेज में नहीं होता, G2 में होता है, क्योंकि एस फेज यहाँ है ही नहीं, एस फेज यहाँ है ही नहीं। देखना यही सब डाउट पूछेगा बच्चा मॉड्यूल डिस्कशन के समय, सर इसमें सेंट्रल डुप्लीकेशन कहाँ होता है, पूछेगा अभिषेक, देखना पूछेगा, हमको पता है ये पूछेगा। चलो, ये कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर एक दूसरे को क्या कर लिए, पोलर प्रोटीन की मदद से जोड़ लिए, ये कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर है भैया, ठीक है। और अब देखो क्रोमोसोम यहां पर उसी तरीके से अरेंज होगा, ये देखो क्रोमोसोम इक्वेटर पे एकदम, लेकिन उसका और एक मेंबर कहां गया, इस सेल में है, वो सेपरेट हो चुके हैं ना, तो उसके सामने एक ब्लू वाला बना दो ऐसे, और यहां पर एक ही मेटाफेजिक प्लेट बनेगा, क्योंकि ये माइटोसिस के सिमिलर है, और ये क्या पूरा मेटाफेजिक प्लेट है, ये क्या पूरा मेटाफेजिक प्लेट है, जिसको आप इक्वेटोरियल प्लेट कहोगे। ये क्या भैया आपका मेटाफेजिक प्लेट है, क्या है, सिंगल मेटाफेजिक प्लेट, सिंगल मेटाफेजिक प्लेट, सिंगल मेटाफेजिक प्लेट। और बताओ इस सिंगल मेटाफेजिक प्लेट पे कितना क्रोमोसोम अरेंज होगा, हैव 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम अभी है ही 23, जो इक्वेटर पे आके क्या हो गए, अरेंज हो गए, और डीएनए का अमाउंट अभी भी क्या है, 2c है, डीएनए का अमाउंट क्या है, 2c है। अरे बोलो, यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं एनाफेज में, पहले यहाँ बोलो यहाँ तक, अच्छा यहाँ स्पिंडल फाइबर वगैरह जुड़ता हुआ दिखाओ यार, पूरा खेल ही गड़बड़ हो जाएगा। डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर जुड़ता हुआ दिखाओ, ये इससे जुड़ गया, काइनेटोकोर भी दिखा देना, डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर इससे जुड़ता हुआ दिखाओ, काइनेटोकोर ये लो दिखा देते हैं, काइनेटोकोर से जुड़ा हुआ है डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, तभी तो वो आए हैं इक्वेटर पे, ठीक है। और मेटाफेजिक प्लेट एक है, एक ही मेटाफेजिक प्लेट पे 23 क्रोमोसोम है। तो ये अंतर होता है कि माइटोटिक और मियोटिक 2 मेटाफेज में अंतर क्या है, वहां भी एक ही प्लेट, यहाँ भी एक ही प्लेट, लेकिन वहां एक प्लेट पे 40 क्रोमोसोम, और यहाँ एक प्लेट पे 23 क्रोमोसोम, क्योंकि है ही 23। अमाउंट डीएनए का 2c रहेगा। अब देखना क्या होगा, वही खींचातानी चलेगा, ये स्पिंडल फाइबर, सॉरी सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, ठीक है, उससे निकले हुए एस्ट्रल रे हैं ही सही, ये एस्ट्रल रे हैं ही सही, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, एस्ट्रल रे हैं ही सही, ये देखिए एस्ट्रल रे हैं ही सही, लेकिन हुआ क्या, अब क्रोमोसोम का खींचातानी हो गया, खींच रे, खींच 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 खींच, क्या कर, डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर में क्या करो,
जल्दी करो, डिलीशन माइक्रोट्यूबुल का, तो क्या हो जाएगा, सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग, एक क्रोमेटिड इधर और एक क्रोमेटिड इधर। ये कैसे हुआ, डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर में माइक्रोट्यूबुल के डिलीशन की वजह से हुआ। तो ऐसे ब्लू वाला भी सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ होगा, ब्लू वाले क्रोमोसोम का भी, एक क्रोमेटिड एक पोल की तरफ और दूसरा क्रोमेटिड दूसरे पोल की तरफ, और ये सब हुआ है डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर में डिलीशन की वजह से। और ऐसे 23 क्रोमेटिड इधर जा रहे होंगे, लेकिन यही 23 क्रोमेटिड अब क्रोमोसोम कहलाएंगे, चूंकि ये मियोसिस 2 है। यहां आप क्या लिखोगे, 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम इधर जा रहे हैं और 23 क्रोमोसोम इधर आ रहे हैं। ये 23 क्या है, क्रोमोसोम है। तो बताइए अब क्या हो गया, अब प्लैडी नंबर बढ़ गई, और कितनी हो गई, n था, तो 2n = 46 हो गया। डीएनए का अमाउंट तो 2c है, डीएनए का अमाउंट कहां बढ़ा, अरे एक सेल के अंदर तो डीएनए का अमाउंट 2c है। बताओ ये सेम खेल दूसरे सेल में भी चला होगा कि नहीं। ये यहां से डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर लगे थे जिसमें डिलीशन होगा, और क्या हो जाएगा, सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हो जाएगा, एक क्रोमेटिड इधर और उसका एक क्रोमेटिड इधर, सेम क्रोमोसोम का, क्योंकि अलग अलग कैनेटोकोर से अलग अलग पोल से जुड़े थे। ये देखिए इधर भी ऐसे एकदम सेम माइटोसिस की तरह। यार मैं पूरा बात बोल ही क्यों रहा हूँ, फालतू में बोल रहा हूँ। ये देखिए इधर ऐसे, और इसमें भी वही 23 क्रोमेटिड एक पोल पे, वो क्रोमोसोम होगा, अब वो क्रोमोसोम कहलाएगा, सिंगल क्रोमेटिड, क्योंकि मियोसिस 2 है। और 23 इधर, मतलब 23 इधर, अरे यार 23 इधर और 23 इधर, कुल मिला के एक सेल के अंदर अब क्रोमोसोम का नंबर डबल हो चुका है, डिप्लॉयड हो चुका है हैप्लॉयड से। 2n = 46, डीएनए का अमाउंट 2c ही है। बोलो यहां तक सभी को समझ में आया, अरे बोलो। और इसको क्या बोलोगे, सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग। ये क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। यहाँ स्प्लिटिंग होगा NFS2 में, जबकि NFS में हुआ था सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सेंट्रो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। यहाँ पे भी स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। जहां तक सभी को समझ में आ गया, हाथ खड़ा करो जल्दी से। NFS2, अरे सब कुछ माइटोसिस की ही तरह, क्लियर। अब क्या होना है, टेलोफेज 2 डीकंडेंस कराओ, लो इसका स्क्रीनशॉट लो, डीकंडेंस कराते हैं, स्क्रीनशॉट लो जल्दी, डीकंडेंस करा देते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, आ जाओ जल्दी से। ये देखो सेल है, 2 सेल का कहानी चल रहा है, ये बात ध्यान रहे। ये देखो एक सेल, ये दूसरा सेल चल रहा है, इससे 2 सेल बनेगा, बनेगा यस और नो, इससे भी 2 सेल बनेगा, इससे भी 2 सेल बनेगा और इससे भी 2 सेल बनेगा। फाइनली ये चारों सेल इसी सेल के डिवीजन से बने, जब साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ तब, इसी सेल के डिवीजन में जब साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ तब। लेकिन मैं तो क्या कह रहा हूं, डायग्राम यहाँ पे मैं किसका दिखाऊंगा, ठीक है, टेलोफेज प्लस टेलोफेज 2 एंड साइटोकाइनेसिस 2, साइटोकाइनेसिस 2। यहाँ पे भी क्या दिखाऊंगा, टेलोफेज 2 एंड साइटोकाइनेसिस 2, जब कंप्लीट होगा तो ये दिखा देंगे। अच्छा बताओ, अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रही होगी, बन रही होगी, बनता हुआ दिखा देंगे। कहां बन रही होगी, इच पोल पे, इच पोल पे, यस और नो, इच पोल पे बन रही होगी। स्पिंडल फाइबर डीजनरेट हो रहा होगा, दोनों सेल में इच पोल पे बन रही होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बनता हुआ दिखाएंगे। फाइनली जब सेल बनेगी तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखेगा, यस और नो। जहां भी क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर डीजनरेट होंगे, सेंट्रल पेयर अपोजिट पोल पे है ही सही, एक एक सेंट्रल पेयर एक एक सेल को मिल जाएगा, ये लो मिल गया, एक एक सेंट्रियोल पेयर एक एक सेल को मिल गया। साइटोप्लाज्म अब सेपरेट होने लगेगा क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगी है, साइटोप्लाज्म है, वही साइटोप्लाज्म यहाँ पहुंचेगा। ये देखो साइटोप्लाज्म पहुंच गया यहाँ, साइटोकाइनेसिस के बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन रही है तो न्यूक्लियोप्लाज्म सेपरेट हो रहा है, वही न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ पहुंच जाएगा, राइट जी, वही न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ पहुंच जाएगा। जहां आप क्या करोगे, इसको डीजनरेट होता हुआ नहीं, रीजनरेट होता हुआ दिखाओगे, डैश डैश से दिखाते हैं, रीजनरेट डीजनरेट दोनों को, ठीक है। ये रीजनरेटिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, टेलोफेज 2 का डायग्राम है। यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह भी आ रहे होंगे, गोल्गी बॉडी भी आ रहे होंगे, यहाँ पे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी वगैरह आ रहे होंगे, सब जगह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी। लेकिन ये बस अभी आ ही रहे होंगे, आ ही रहे होंगे, तो इसको आप क्या करोगे, डैश डैश से दिखा देना, डैश डैश से दिखा दोगे तो समझ जाएंगे कि रीअपियरिंग है,
क्योंकि टीलोफेज का है तो रीअपियरिंग होगा कंफर्म। न्यूक्लियोलस आता हुआ दिखा देना, ये देखो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस आता हुआ दिखाओ। देखो मैं फालतू में बता रहा हूँ ये सब, आप पढ़े हुए हो, आप जानते हो। यहाँ क्रोमेटिन क्लस्टर्स, ये जो अभी आपको क्रोमोजोम दिख रहा था, ये देखो ये क्रोमोजोम जो सिंगल क्रोमेटिन स्टेज में दिख रहा था, अब वो यहाँ पे क्या होगा, एक एक धागा, एक एक गो मिल के क्लस्टर यहाँ बनेगा। दो दो धागा मत दिखाना, क्योंकि अब वो सेपरेट हो चुका है। इधर क्लस्टर, इधर भी क्लस्टर, क्रोमेटिन का क्लस्टर दिखेगा ऐसे ऐसे, ये क्रोमेटिन का क्लस्टर। वो लेबलिंग आप कर लेना नोट्स में, वीडियो सुन सुन के, और आप कर भी सकते हो खुद भी, ठीक है। न्यूक्लियोलस आता हुआ दिखेगा, सब कुछ हो रहा है। फिर वही टीलोफेज है तो यहीं से साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो गया होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अंदर से एनाफेज में स्टार्ट हो गया होगा, अंदर धंसता हुआ दिखा दो, क्लीवेज बनता हुआ दिखा दो। एनिमल सेल लेके चले थे इसलिए। फरो मेथड अंदर की तरफ, मतलब सेंट्रीपिटल, ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है, ये भी कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है। फाइनली साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ। अच्छा अभी अब इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ, जब मैं टीलोफेज के दौरान की बात करूंगा, इन अ सेल, इन अ सेल, क्या बोलो जल्दी से, या जो एनाफेज में था वही होगा ना। एनाफेज में 2n इसको जो 46 था, तो यहाँ भी क्या होगा 2n इसको 46। अरे 2n कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोमेर का स्प्लिटिंग हुआ है, तो n से 2n हो गया। दोनों ही सेल में वही होगा। इन अ सेल, इन अ सेल 2n इक्वल टू 40, 2n इक्वल टू 46, 2n इक्वल टू 46 और 4c अमाउंट ऑफ डीएनए। हाँ लेकिन अगर इस पोल की बात करेंगे, इस पोल, यहाँ पे क्या बताओगे आप, जल्दी बोलो। n इक्वल टू 23 और c अमाउंट ऑफ डीएनए। यहाँ क्या बताओगे, n इक्वल टू 23 और c अमाउंट ऑफ डीएनए। यहाँ पे भी क्या बोलोगे, n इक्वल टू 23, n इक्वल c अमाउंट ऑफ डीएनए। यहाँ पे भी क्या बोलोगे, n इक्वल टू 23 और c अमाउंट ऑफ डीएनए। बट एट पोल, एट पोल, ये भी एट पोल, ये पोल की बात चल रही है। एट पोल, एट पोल, एट पोल, क्योंकि एक सेल के अंदर जब 2n इक्वल टू 46 है तो जाहिर सी बात है ना यार, जब यहाँ सेंट्रोमेर का स्प्लिटिंग हुआ है, अलग अलग पोल पे जा रहे हैं, तो एक सेल के अंदर 2n अभी भी है, लेकिन एक किनारे पे 2n n इक्वल टू 23 और एक किनारे पे n इक्वल टू 23। और यहाँ पर एक एक क्रोमेटिड के अंदर एक एक डीएनए है, क्योंकि यहाँ एक क्रोमेटिड ही डीएनए है, तो सर एक क्रोमेटिड ही क्रोमोजोम है। तो सी अमाउंट ऑफ डीएनए एक पोल पे, सी अमाउंट ऑफ डीएनए एक पोल पे। अब फाइनली क्या होगा, क्या हुआ, क्या दिक्कत है, 2c कैसे हो, अच्छा अरे सॉरी सॉरी, अरे यार, अरे यार, रुक जा यस सर, यार, 2C होगा। अरे यार 2c, सॉरी 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 सॉरी, 4c है ना, 2c, ठीक है ठीक है ठीक है। क्योंकि एक डीएनए के अंदर, मतलब एक सेट के अंदर 2c अमाउंट ऑफ डीएनए होगा ना, तो ये एक सेट उधर एक सेट इधर, और एक सेट के अंदर का डीएनए कंटेंट 2c होता है, ठीक है ठीक है। 2c होंगे सब जगह, यानी पोल पे आप 2c बताओगे और एक सेल के अंदर 4c बताओगे टीलोफेज तक। अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, मैंने बोला ना साइटोकाइनेसिस में थोड़ा सा लेट लगता है टीलोफेज की तुलना में। तो यहां अगर इन अ सेल बताओगे, इन अ सेल, यहां अगर इन अ सेल बताओगे साइटोकाइनेसिस 2 के दौरान, इन अ सेल, तो यहां आप डीएनए कंटेंट क्या बताओगे, डिवाइड कर जाने के बाद की बात बताते थे। तो क्या यहाँ पे n इक्वल टू क्या मिला, 23, क्या मिला 2c अमाउंट ऑफ डीएनए। यहाँ पे क्या मिला, n इक्वल टू 23, 2c अमाउंट ऑफ डीएनए। एक मिनट रुक जाओ, कहीं लगता है मुझे मिस्टेक हुआ है। बीच में मत बोलो जब हम एनालिसिस कर रहे हैं। 2c पहले लिख लेते हैं लास्ट में 2c, यहाँ तो यही दिख रहा है हमको 2c, n इक्वल टू 23, 2c। एक बार देख लेते हैं ना, कोई रटा हुआ थोड़ी होता है मेरी। डॉटर सेल जो बना था उसमें 2c आया था, ये तो कंफर्म है। पेरेंटल मतलब कि जो पेरेंटल सेल मियोसिस 1 का था, डॉटर सेल बना था 2c। डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ कहीं नहीं होने वाला है, ठीक है। प्रोफेज 1 2c, 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 देखो यहाँ मिस्टेक हुआ, यहाँ 4c कैसे लिख दिए, ये मिस्टेक है ना। अरे भैया डीएनए का अमाउंट कहाँ से चेंज हो जाएगा, 2c है ना एनाफेज में, और ये मिस्टेक हुआ, किसी ने टोका भी नहीं, जहां टोकना चाहिए था वहां टोके नहीं तुम। सर हम हैंड रेस किए थे, अच्छा हम ध्यान सर नहीं दिए, बीच में टोके। यहाँ मिस्टेक है, ठीक है, ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक था। तो यहाँ पे क्या होगा,
2n² 46 और 2c अमाउंट ऑफ डीएनए, 2n² 46 और 2c अमाउंट ऑफ डीएनए। अच्छा n46 कैसे हो गया, 2n कैसे हो गया, क्योंकि सेंट्रोमेर का स्प्लिटिंग हुआ, लेकिन डीएनए का कंटेंट कहाँ चेंज होगा, नहीं होगा, तो वही होगा, एक सेट इधर जाएगा, एक सेट इधर जाएगा, तो इधर आएगा सी अमाउंट ऑफ डीएनए, इधर आएगा सी अमाउंट ऑफ डीएनए, सी, तो यहाँ पे सब सी होगा, ठीक है, तब ना डीएनए हाफ होगा जी, डीएनए कंटेंट डॉटर सेल में सी होगा। तो आफ्टर साइटोकाइनेसिस आप क्या बोलोगे, आफ्टर साइटोकाइनेसिस इन अ सेल n=23 और सी अमाउंट ऑफ डीएनए, n=23 और सी अमाउंट ऑफ डीएनए। यहां जाके ये सारा सेल डॉटर सेल ऑफ किसका कहलाएगा, ये सारा सेल डॉटर सेल ऑफ मियोसिस 2 कहलाएगा। और फाइनली ये 4 हैप्लोइड सेल है, 4 हैप्लोइड सेल है। बोलो जी मियोसिस 2 समझ में आ गया, यही है मियोसिस 2, सेम माइटोसिस की तरह, सेम माइटोसिस की तरह, बस अंतर ये है कि यहाँ एक मेटाफेज पे 23 क्रोमोसोम है, वहां 46 होता था, वहां एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता था, और यहाँ G2 में डीएनए, सॉरी वहां एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता था, यहाँ एस फेज है नहीं, वहां सेंट्रियोल डुप्लीकेशन एस फेज में होता था, यहाँ सेंट्रल डुप्लीकेशन G2 में हो गया, इसलिए इसको इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, ये पूरा है ना, इसको इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, नॉट इंटरफेज। चलिए इसका भी ले लीजिए, अच्छा अब इसका स्क्रीनशॉट फिर से लीजिए, फिर से लीजिए, बिल्कुल सही वाला है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट। नोट्स में मियोसिस 2 के बारे में इतना नहीं बनाया हुआ है, मैंने बना दिया है। अब एनसीईआरटी का डायग्राम कल देख लेंगे, वो तो हम देख ही लेंगे। बोले यहां तक मियोसिस समाप्त हुआ, सबको समझ में आया, मतलब मियोटिक डिवीजन समाप्त हो गया। और ये देखिए क्रोमोसोम का खेल मैंने आपके सामने कर दिया, कल मैं आते ही एक बार फिर से कर दूंगा आपके सामने अलग से सेपरेट टेबल बना के, लेकिन रटना नहीं है। अगर आपको देखिए मेरे साथ मिसिंग हुआ तो मैं समझ गया ना, मुझे फाइनली डॉटर सेल में हाफ करना था, क्यों करना था, मियोसिस 2 का मकसद ये डीएनए कंटेंट हाफ करना, तो मियोसिस 2 का पेरेंटल सेल तो ये है जो डॉटर सेल ऑफ मियोसिस 1 है, यहाँ 2c है, तो डॉटर सेल में 2c कहां से आ जाएगा, c आना चाहिए था, तो मिस्टेक समझ में आ गया, मिस्टेक कहां हुआ, यहाँ गलती से 4c लिखे थे, तो उसकी वजह से पोल पे 2c लिख दिए, तो वही मिस्टेक था जो सही हो गया। कंसेप्ट क्लियर है तो गलती होने पर भी समझ में आ जाएगी कहाँ गलती हुई है, और कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो गलती पे गलती कर करके गलती करते रहेंगे। क्लियर है ना, तो ये बातें अब आप क्या यस सर। कीजिएगा, यहां तक की सारी बातों को आप नोट से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रही बात होमवर्क, चलिए एनसीईआरटी होमवर्क दे देते हैं। पेज नंबर 168 से लेकर पेज नंबर 170, यहां पर मेटाफेज 1 से, मेटाफेज 1 से यहां पर सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के पहले तक रीड कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। और मॉड्यूल में भी सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के पहले तक, मॉड्यूल में भी, मतलब सेम होमवर्क मॉड्यूल में भी है, सेम होमवर्क मॉड्यूल में भी है रीडिंग के लिए। फिर मैं एक साथ क्वेश्चन दे दूंगा सारा, कल ऑलमोस्ट ये आपका खत्म हो जाएगा। कल आते ही पहले क्या करेंगे, मियोसिस का न्यूमेरिकल एस्पेक्ट देख लेंगे, वही क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट का चेंजिंग, और उसके बाद कल मियोसिस को क्या करेंगे, वही इमेजिनेशन करेंगे। अच्छा कितने बच्चे माइटोसिस का इमेजिनेशन घर पे जाके किए थे, हाथ खड़ा कीजिए, कितने बच्चे, अच्छा कितने बच्चों को सपनों में सच में आया था माइटोसिस उस दिन जिस दिन पढ़ाए थे, अच्छा एक को आया, बाकी किसी को नहीं आया, तो फिर तुम्हारे सपनों में गलत ख्याल चल रहा है। अगर आप ध्यान से सोचते ना, तो सच बता रहा हूँ, या तो आप उस दिन परेशान होकर सोए होंगे, तो कहाँ से सपने में आएगा, अगर सर सुकून का उससे नींद, पहले आया था सर। उससे पहले कैसे आ जाएगा, तुम तो कुछ भी बोल नहीं सर, देते हो। एनालाइज जिस टाइम आप पढ़ाए थे उस टाइम से फर्स्ट टाइम आया था। हो सकता है, ठीक है, तो कल हम लोग मियोसिस का एनालिसिस करेंगे, ठीक है, और पूरा एकदम इमेजिनेशन के साथ।
और कल मियोसिस की सारी बात सिग्निफिकेंस भी खत्म कर लेंगे, तब जाके परसों हम सेल डिवीजन खत्म कर देंगे। परसों क्या पढ़ेंगे हम लोग? रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। वो पढ़ के और लगभग 10 न्यूमेरिकल करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के, एक पैटर्न के नहीं, जितने भी सेल डिवीजन से रिलेटेड न्यूमेरिकल बन सकते हैं डिफरेंट पैटर्न के 10 न्यूमेरिकल करके इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। तब हम लौटेंगे सेल ऑर्गेनेली पे परसों के बाद। इतना होमवर्क करके आइएगा, तब आपको आएगा मजा। चलिए, अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अभिषेक। सर हाँ सर इससे पहले आप जो सर डायग्राम में एनसीईआरटी का लाइन लिखने बोले थे सर, वो ओल्ड बुक से था कि सब सर न्यू में, बुक से था? सब में, सब में, ठीक सब है में। हाँ, और बोलो कोई डाउट? नो सर। अतीक गायब है, अतीक गायब है। यस सर, कोई डाउट? आ गए। नो सर। अभिषेक, अच्छा हो गया। नवीन, नो सर। शिवानंद, नो सर। चलो बाकी सब तो वीडियो ही देखेगा। ठीक है, इतना पढ़ लेना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये होमवर्क करके जरूर आना। चलिए।